बैंकिंग के मसले में एक ज़रा मुश्किल मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली बैंकिंग के हवाले से बैंक का मुनाफा जो मिलता है इस पर खुम्स होता है या नहीं होता है, अगर वो क्लिप देखी है तो उसके बाद मसले को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। हम जो पैसे भी बैंक में जमा करवा रहे हैं या हमारी तरफ से हमारे लिए कोई पैसे बैंक में जमा करवा रहा है, तो उन पैसों के बारे में ये है कि या तो हम उसके मालिक बनेंगे या मालिक नहीं बनेंगे। मालिक बनेंगे या नहीं बनेंगे का मतलब यह है कि अगरचा मेरे अपने अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं, मगर मेरे अपने अकाउंट में होने के बावजूद मैं उसका मालिक नहीं बनूंगा, यानी वो मेरे नहीं हुए। तो अब ये कोई सवाल करे कि कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं और मैं कहूँ कि ये मेरे नहीं हैं। अगरचा आम रिवाज के मुताबिक और बैंकिंग के रिवाज के मुताबिक तो सब यही कहेंगे कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो ठीक है, आपके हो गए। लेकिन मैं इस वक्त शरई नुक्ते निगाह को पेश नज़र रख कर, दीनी नुक्ते निगाह को पेश नज़र रख कर मसला बयान कर रहा हूँ कि जो पैसे अकाउंट में पड़े होंगे या जो हम जमा करवाएंगे उसको दो तरह से तकसीम किया जाएगा कि या तो वो हमारे हैं शरई एतबार से या हमारे नहीं हैं। हमारे हैं कि उसकी चंद मिसालें ये हो सकती हैं कि मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हमने कैश डिपॉज़िट करवा दिया अपने अकाउंट में, तो ये हमारे हैं। अगर चेक डिपॉज़िट करवाया है, चेक कहीं और से मिला था हमें और वो हमने डिपॉज़िट करवा दिया है, तो वो भी हमारे बन जाएंगे। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स मुलाजमत कर रहा है और उसको तनख्वाह मिली है, और वो तनख्वाह जो मिली है वो चाहे चेक के तौर पर मिली है चाहे कैश के तौर पर मिली है, वो उसने उसमें बैंक में जमा करवा दी, तो वो उसके पैसे हो जाएंगे। दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि तनख्वाह उसको ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफ़र हो गई है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने के बावजूद ये पैसे इसके हो जाएंगे जिसको बतौर तनख्वाह मिली है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने माल बेचा है और माल के एवज़ में उसको पैसे मिले हैं, तो कैश मिले हैं तो कैश जमा करवा दिया, चेक मिला है तो चेक जमा करवा दिया, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गए ये पैसे, तो भी इसके पैसे हो जाएंगे, इसके अकाउंट में आ गए हैं, ये इसका मालिक बन जाएगा। इतनी सारी मिसालें सुनने के बाद ऐन मुमकिन है कि आपके जहन में सवाल पैदा हो कि अब कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है कि जिसमें ये कहा जाए कि नहीं, ये मालिक नहीं बना, अगरचे अकाउंट में आ गया है मगर मालिक नहीं बना। मसलन उसकी चंद मिसालें सुन लीजिए। वो अफराद के जिनको पेंशन के पैसे मिलते हैं, पेंशन, ग्रेजुइटी, इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, उसके पैसे मिले हैं उसको, या किसी तरह से उसको किसी ने गिफ्ट दिया है और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये अगरचे इसके अकाउंट में आ गया है, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि ग्रेजुइटी इसको मिली है मगर ऑनलाइन इसके अकाउंट में डाली गई है। पेंशन या इंश्योरेंस के पैसे ये इसको मिले हैं मगर ऑनलाइन इसके अकाउंट में डाल दिए गए हैं, तो अगरचे इसके अकाउंट में आ गए पैसे मगर उसके बावजूद ये इसके माने नहीं जाएंगे, शरई तौर पर इसके नहीं माने जाएंगे। अगरचे इसको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए हैं या जिस कंपनी में ये मुलाजिम था उस कंपनी ने इसको पैसे दे दिए हैं, मगर उसके बावजूद इसके नहीं माने जाएंगे ये पैसे। और इसी तरह से अगर कोई गिफ्ट इसको देता है, किसी तरह से तोहफ़ा वगैरह देता है और वो मसलन बैंक में ऑनलाइन चला जाता है, तो ये भी इसको माना नहीं जाएगा। अब मसलन आप कहें कि गिफ्ट कौन देगा, तो ये हो सकता है कि जैसे बाहर ममालिक में काम करने वाले अफराद अपनी बीवी के अकाउंट में, माँ के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो ये जो पैसे डाले जा रहे हैं, अगर ये कह दिया जाए कि भई तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं घर का ख़र्चा चलाने के लिए, तो अगरचा घर का ख़र्चा चलाने के लिए पैसे दिए हैं तो इसको हम चाहे ये कहें कि बतौर गिफ्ट दिए हैं। तो मसलन बाहर से पैसे आए हैं, इसके अकाउंट में आ गए हैं ये पैसे, मगर उसके बावजूद इसका मालिक नहीं बनेगा। चाहे उसने ये कह दिया है, बाहर से जिसने पैसे भेजे हैं उसने अपनी माँ को कह दिया कि अम्मा ये आपके हो गए, या बीवी से कह दिया कि ये तुम्हारे हो गए, मगर उसके बावजूद इस तरह से ऑनलाइन जो पैसे भेजे गए हैं ये इनके नहीं माने जाएंगे। अगरचा ये हमारे माशरे में गिफ्ट नहीं समझा जाता, मगर ये गिफ्ट ही है, एक तरह से शरई एतबार से ये गिफ्ट ही है।
तोहफ़ा ये, और इसी तरह से जितने भी भेजे जाने वाले पैसे हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि बाप ने अपने बेटे को जो तालीम हासिल करने के लिए बाहर गया हुआ है, यहाँ से पैसे भेजे वहाँ पर, और ये सारे बैंकिंग चैनल के थ्रू वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो अगर जब बाप ने उसको भेजे हैं, वो उसको मालिक बना दिया है, मगर उसके बावजूद चूँकि ये बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ऐसी सूरत में इसका मालिक नहीं बनेगा ये। अच्छा, चूँकि ये जो इस वक्त मैं मसला आपके सामने बयान कर रहा हूँ ज़रा मुश्किल किस्म का बैंकिंग मसला है, तो यूँ समझे कि ये वाला मसला फ़कत मुसलमान प्राइवेट बैंक के हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ। जो काफिर के बैंक होते हैं या सरकारी बैंक होते हैं उसको अभी एक छोड़ दीजिए, चूँकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी हर चीज़ को समझाने में। तो मुसलमान प्राइवेट बैंक में जो इस तरह से पैसे आते हैं हमारे, उसमें कुछ तो पैसे हमारे हो जाते हैं, यानी हम मालिक बन गए। मालिक बन गए का मतलब हमने इसका कब्ज़ा ले लिया, शरई इस्तिलाह के एतबार से हमने उसका कब्ज़ा ले लिया। और कुछ ऐसे कहलाएंगे कि जिसके हम मालिक नहीं बने, यानी शरई एतबार से हमने इसका कब्ज़ा नहीं लिया है। तो ये जो इतनी सारी मिसालें मैंने आपके सामने दी कि कुछ ऐसे हैं कि जिसके हम मालिक बन जाते हैं, उसमें तनख्वाह है, उसमें ठेकेदारी के एवज़ जो पैसे मिले हैं, उसमें हमने माल इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, इसके एवज़ जो हमारे बैंक में पैसे आए हैं, चाहे ये पैसे ऑनलाइन आएँ तब भी हम इसके मालिक बन जाएंगे। और अगर हमने कैश जमा करवाया है और अगर हमने चेक जमा करवाया है तो यकीनन इसके मालिक बन गए। लेकिन ये जो चंद मिसालें मैंने आपके सामने बयान की हैं, ये हम इसके मालिक बन गए, यानी गोया हमारे अकाउंट में पड़े हैं तो हमने इसका कब्ज़ा ले लिया है, कब्ज़ा हमारे हाथ में आ गया है। ये जो मैं इतनी तफसील आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि कब्ज़ा ले लिया है या कब्ज़ा नहीं लिया है, मालिक बन गए हैं या मालिक नहीं बने हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि जिन जिन रुकूम के बारे में ये कहा जाए कि हम मालिक बन गए, इन तमाम रुकूम के हवाले से ये होगा कि फिर ऐसी सूरत में ये वाला पैसा अगर हमारी खुम्स की तारीख़ आ जाती है तो इस पर खुम्स देना होगा। लेकिन अगर हम मालिक नहीं बने तो ऐसी सूरत में इस पर हमें खुम्स नहीं देना है। मालिक नहीं बनेगा मतलब शरई इस्तिलाह के एतबार से वही कि हमने कब्ज़ा नहीं लिया उसका। अगरचे हमारे अकाउंट में पड़े हैं मगर ये नहीं कहा जाएगा कि हमने कब्ज़ा ले लिया है, शरई एतबार से नहीं कहा जाएगा कि हमने कब्ज़ा ले लिया है। उसमें बैंक से मिलने वाला मुनाफा भी शामिल है, यानी बैंक ने हमें दिया है तो जो बैंक ने मुनाफा दिया है वो हमें कोई कैश नहीं दिया है। बैंक हमें चेक की सूरत में मुनाफा नहीं देता है, वो तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। वो मुनाफा चाहे सेविंग्स अकाउंट का मुनाफा हो या फ़िक्स डिपॉज़िट का मुनाफा हो, TDR का मुनाफा हो, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो बैंक ने जो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में मुनाफा ट्रांसफ़र कर दिया है, ये भी वो है कि जिसके हम मालिक नहीं बने। और जो प्राइवेट बैंक में मुनाफा दिया जाता है, वो मुनाफा अगर हमारे अकाउंट में आ गया है तो हम मालिक नहीं बने, गोया हमने कब्ज़ा नहीं किया इसका। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये मुनाफा हमने निकाल लिया और बैंक से हमारे हाथ में आ गया, तब भी हम इसके मालिक नहीं बनेंगे। अब यहाँ फ़र्क हो गया दो अल्फाज में, एक लफ्ज़ है मालिक बन जाना, दूसरा लफ्ज़ है कब्ज़ा ले लेना। तो कब्ज़ा तो हमने ले लिया, जो बैंक का प्रॉफिट मिला था उसका कब्ज़ा तो हमने ले लिया, मगर कब्ज़ा लेने के बावजूद हम मालिक नहीं बने। तो ख़ुलासा ये निकला कि जो रकम बैंक में जमा होती है उसमें से कुछ ऐसी होती है कि जिसके हम मालिक बन जाते हैं और कुछ ऐसी होती है कि जिसके हम मालिक नहीं बनते हैं। अगरचे हमारे अकाउंट में पड़ी है और लोगों से पूछा जाए तो लोग यही कहेंगे कि ये आपका पैसा है, बैंक वालों से पूछा जाए तो बैंक वाले भी यही कहेंगे कि आपका पैसा है। जिस कंपनी में कोई शख्स मुलाजमत कर रहा था वहाँ से अगर इसको ग्रेजुटी मिली है, प्रोविडेंट फंड मिला है और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, तो कंपनी वाले भी यही कहेंगे कि आपका पैसा है। अगरचे ये सब के सब ये कह रहे हैं कि आपका पैसा है, मगर शरई नुक्ते निगाह से ये हमारा पैसा नहीं बना। हमारा पैसा कब बनेगा? जैसे ग्रेजुटी है या प्रोविडेंट फंड है या इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है और वो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी है, तो ऐसी सूरत में ये हमारा उस वक्त बनेगा जब हम इसको बैंक से निकलवा लेंगे। जब बैंक से निकलवा लेंगे तो यह हमने कब्ज़ा ले लिया, और कब्ज़ा ले लिया का मतलब है कि हम इसके मालिक बन गए। लेकिन जब तक अकाउंट में पड़ा हुआ है
उस वक्त तक हम उसके मालिक नहीं बने, और मालिक नहीं बने तो उसके कई दूसरी शाखें निकलती हैं। उनमें से एक ये है कि फिर इस पर खुम्स देना वाजिब नहीं होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को 1 करोड़ रुपया ग्रेजुएटी का मिला, ये 1 करोड़ रुपया मसलन उसने जमा करवा दिया, कंपनी ने मसलन डायरेक्ट इसके अकाउंट में जमा करवा दिया। अब ये 1 करोड़ रुपया इसकी खुम्स की तारीख़ तक पड़ा रहेगा तो उस पर खुम्स देना वाजिब नहीं है। यहाँ तक कि अगर 5 साल 10 साल अगर ये ग्रेजुएटी का पैसा उसके पास पड़ा रहे तो उस पर खुम्स देना वाजिब नहीं होगा। वजह इसकी यह है कि जब तक अकाउंट में पड़ा हुआ है उस वक्त तक ये मालिक नहीं है। हाँ, एक मरतबा इसने ये पैसा निकलवा लिया तो जैसे ही निकलवाया वहाँ से खुम्स की तारीख शुरू होगी, इसलिए कि वहाँ से ये असल में मालिक बना है। और वहाँ से मालिक बनने का मतलब है कि अगर उसने फ़कत अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकाला है, 1 करोड़ में से मसलन बच्ची की शादी करनी थी तो उसने 10 लाख रुपए निकाल लिए और बच्ची की शादी के लिए 10 लाख खर्च भी कर दिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उसने पैसे निकाल के वो खर्च भी कर दिए, तो अब उसकी खुम्स की तारीख पर उसके पास कुछ बचा ही नहीं कि जिसका वो खुम्स निकाले, लिहाजा उस पर खुम्स नहीं हुआ। तो निकालने के बाद भी अगर खुम्स की तारीख आने से पहले पहले या 1 साल पूरा होने से पहले पहले वो खर्च हो जाता है तो उस पर भी खुम्स नहीं होगा। इसी तरह से इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर मैच्योर होती है और वो डायरेक्ट अकाउंट में चली गई है, तो अगर जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चे की शादी ही के लिए ख़रीदी गई थी या मसलन बेटे के आला तालीम के लिए वो ख़रीदी गई थी और बेटा आला तालीम हासिल करने भी चला गया है, मगर ये हमारे अकाउंट में आए हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में हम इसके मालिक नहीं बने तो हम पर खुम्स नहीं देना। और जैसे ही हमने अकाउंट से पैसे निकाले तो हमने कब्ज़ा तो ले लिया पैसे का, और कब्ज़ा ले लिया तो मालिक भी बन गए, मगर ऐसी सूरत में फिर जब हमने बच्चे को ये पैसे भेज दिए, आला तालीम के लिए जो उसकी ज़रूरत थी वो पैसे भेज दिए, तो हमारे पास वो पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं बचे। तो इस एतबार से फिर इन रुकूम पर खुम्स देना वाजिब नहीं होगा। हाँ, जो एक बात दरमियान में आ गई कि अगर बैंक ने कोई मुनाफा दिया है तो बैंक का मुनाफा तो चाहे हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ हो तब भी उस पर खुम्स नहीं देना है, और बैंक का मुनाफा अगर हमने निकलवा भी लिया तो हमने कब्ज़ा तो ले लिया, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि कब्ज़ा लेने के बावजूद आप इसके मालिक नहीं बने। अच्छा, अगर हम मालिक नहीं बने तो कौन मालिक है? वो बैंक कि जिसने मुनाफा दिया है, असल मालिक वही है, लेकिन मालिक होने के साथ साथ उसने हमें इख्तियार दे दिया है कि आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें। लिहाजा हम खाने पीने में, घरेलू अखराजात में, हज और ज़ियारत में, बच्चों की शादियों में, बच्चों की आला तालीम में, जो भी हलाल और जायज़ अखराजात हैं वहाँ तमाम मकामात पर ख़र्च कर सकते हैं। और एक मरतबा हमने वो पैसा खर्च कर दिया तो ऐसी सूरत में हमारे पास खुम्स नहीं होगा, हम पर खुम्स नहीं होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो पैसा हमने निकालने के बाद खर्च भी नहीं किया, वो हमने निकाल लिया था, मसलन हमने निकाला 5 लाख रुपया था, 5 लाख रुपया निकाला, उसमें से 4.5 लाख खर्च हो गए, 50,000 हमारे पास बच गए, तो जो खर्च हो गए उसका तो कोई खुम्स नहीं है, लेकिन 50,000 जो बच गए और हमारी खुम्स की तारीख से ये पैसे बचे हुए हैं, इस पर भी खुम्स इसलिए नहीं होगा कि ये 50,000 के हम मालिक नहीं हैं, और खुम्स वाजिब होता है उस रकम पर कि जिसका इंसान मालिक हो, तो चूंकि हम मालिक नहीं है लिहाजा इस पर भी खुम्स नहीं होगा। तो बैंक से मिलने वाले मुनाफे का ख़ास अलग मसला है कि अगर आप इसको बैंक से निकलवा भी लेते हैं और आपके पास ये पड़े भी रह जाते हैं तब भी ऐसी सूरत में इस पर खुम्स नहीं होगा। तो ये खुम्स के मसले की ज़्यादा तफसील समझने की खातिर मैंने ये तफसीलात आपके सामने बयान की हैं कि कुछ रुकूम ऐसी होती हैं कि जिसका इंसान मालिक बनता है और कुछ ऐसी होती हैं कि जिसका इंसान मालिक नहीं बनता है। हो सकता है कि आपके सामने इसके अलावा भी कुछ मिसालें हों, मगर इस सिलसिले में मैं जैसा अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपका कोई स्पेशल किस्म का मसला है बैंकारी और बैंकिंग के हवाले से, तो आप अपने इलाके के उलमा से रब्ता कर सकते हैं या यहाँ पर कुरान व तर्ज एकेडमी में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। ये मालिक नहीं बने लिहाजा आपको खुम्स नहीं देना। अब आखिरी बात इस मसले की, खुम्स तो वाजिब नहीं हुआ इसलिए कि आप मालिक नहीं हैं, लेकिन आप पर हज वाजिब हो जाएगा। वजह इसकी है कि हज वाजिब होने में ये लाजमी नहीं है कि आप किसी रकम के मालिक बने। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स किसी को रकम दे रहा है हज करने के लिए, मसलन शौहर ही बीवी को रकम दे रहा है कि तुम मेरे साथ हज पढ़ने के लिए चलो, तो पैसा शौहर का है
पैसा बीवी का नहीं है। बीवी का पैसा तो, बीवी के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो यहाँ से लाहौर जा सके मसलन, और ये यहाँ से मसलन हज करने के लिए ले जाना चाहता है। तो हज करने के लिए अगर ले जाना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। मगर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शौहर कह रहा है कि मैं तुम्हें हज करने के लिए पैसे दे रहा हूँ, या पैसे नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें हज करने के लिए साथ ले जा रहा हूँ, तो अगर ये पैसे दे दे या साथ ले जाए तो फिर बीवी पर हज वाजिब हो जाएगा। चाहे वो बीवी को ले जाए, माँ को ले जाए, अपनी औलाद को ले जाए, या किसी दूसरे रिश्तेदार को ले जाए, दोस्त अहबाब को ले जाए, अगर ये किसी को हज पर जाने के लिए पैसे दे दे या हज पर ख़ुद ले जाए तो ऐसी सूरत में हज वाजिब हो जाता है। अगरचे वाजिब होने का मतलब ये नहीं है कि ये हज के पैसों का मालिक बन गया, नहीं, मालिक नहीं बना, मगर कोई हमें पेशकश कर रहा है हज पर जाने की, तो उसकी वजह से हम पर हज वाजिब हो जाएगा। तो अगर बैंक वालों ने हमें प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट देने के साथ साथ उन्होंने ये आज़ादी दे दी है कि आप जैसे चाहें पैसा खर्च करें, तो जैसे चाहें खर्च करें। उसमें यह भी आ गया कि हम हज व ज़ियारत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लिहाजा हज करने की हमें इजाज़त होगी, तो हम हज कर सकते हैं, हमें इजाज़त है। अगरचे इन पैसों के हम मालिक नहीं हैं, मगर उसके बावजूद हज करने की इजाज़त है, लिहाजा हम पर हज वाजिब हो जाएगा। तो बैंकिंग के इन मसाइल को पेश नज़र रख के जो उसके नताइज सामने आएंगे वो ज़रा सा मुख्तलिफ होंगे। खुम्स के हवाले से तो खुम्स वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि उस प्रॉफिट के हम मालिक नहीं हैं, या जो ग्रेजुएटी या इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं उसके हम मालिक नहीं हैं, लिहाजा खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन हज के हवाले से ये मसला मुख्तलिफ हो जाएगा, इसलिए कि हज में मालिक होना शर्त नहीं है। आपको अगर पैसा इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया गया है तो बस इसी की वजह से हज वाजिब हो जाता है, चुनांचे हज वाजिब हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।